लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की डिपेंडेंस स्पिन के ऊपर कैसे होती है। सो हमने ये देखा कि इवन अगर आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो है वो इवन है तो स्पिन टोटल स्पिन क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। इवन और ऑड का केस है कि अगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ऑड है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इवन है, तो आपके पास फ्रैक्शनल स्पिन आएगी जिसमें कार्बन 13 की एग्जांपल है। इसी तरीके से इवन ऑड की और एग्जांपल 3/2, 5/2 जिसमें से आयोडीन की एग्जांपल है, ऑक्सीजन का आइसोटोप है। इसके अलावा ऑड ऑड अगर आपके पास ऑड और इवन की कंडीशन है तो 1/2 जिसमें हाइड्रोजन, फ्लोरीन और ये फास्फोरस वगैरह आ रहे हैं। अगर आपके पास ऑड और इवन की कोई और कंडीशन है 3/2 बोरॉन, क्लोरीन, ब्रोमियम वगैरह आ रहे हैं। इसी तरीके से ऑड ऑड है, न्यूट्रॉन्स भी ऑड है और प्रोटॉन भी ऑड है, तो आपके पास जो स्पिन आएगी वो आएगी इस इंटीग्रल मल्टीपल, जैसे कि 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। इस तरीके से स्पिन आ सकती है जिसके अंदर नाइट्रोजन की एग्जांपल है। अब ये सारी चीज़ें देखने का मकसद ये कि हमारे पास वो कौन से एटम्स होते हैं जो NMR एक्टिव होते हैं और वो कौन से होते हैं जो NMR इनएक्टिव होते हैं। सो व्हेन द स्पिन इज़ ज़ीरो, अगर स्पिन ज़ीरो है तो वो न्यूट्रॉन और वो जो न्यूक्लियस होगा उसको आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, ना तो उसके पास ये नॉर्थ है और ना उसके पास इस किस्म का साउथ है, ना इधर नॉर्थ है ना इधर साउथ है, तो ना तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन होगा ना मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट जाएगा, वो उसके ऊपर कोई फीलिंग्स ही नहीं है। सो ऐसे जो सिग्नल्स हैं, ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जिनकी कंबाइन इसमें न्यूक्लियस की ज़ीरो आ रही है, वो NMR इनएक्टिव कहलाएंगे। इवन और ऑड हों तो हमारे पास फ्रैक्शनल स्पिन आती है। फ्रैक्शनल स्पिन वाले क्या होंगे, तो आंसर है फ्रैक्शनल स्पिन वाले NMR एक्टिव होंगे जिसमें कि कार्बन 13 है, आपके पास फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ये भी आपके पास NMR एक्टिव होंगे 1, 2, 3 जो जिनके इंटीग्रल मल्टीपल हैं। जो ज़ीरो वाले आ रहे हैं वो NMR इनएक्टिव होंगे। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास हाइड्रोजन 1, 1 की एग्जांपल है जिसके पास एक प्रोटॉन होता है, ज़ीरो न्यूट्रॉन होते हैं। सो ऐसा एलिमेंट NMR एक्टिव है। ड्यूट्रियम भी NMR एक्टिव है, उसके पास 1 प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन है। 0, 1 कौन सी कंडीशन हो गई, इवन और ऑड वाली, न्यूट्रॉन इवन, प्रोटॉन ऑड। ऑड ऑड वाली कंडीशन हो गई तो ये दोनों NMR एक्टिव होंगे और इसी को आप कहते हैं H1 NMR, जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, PMR। ठीक है, सो ये प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या H1 NMR जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वर्ड बहुत कॉमनली यूज़ होता है। इसी तरीके से हमारे पास एक और वर्ड यूज़ होता है जो कि कार्बन 13 NMR के नाम से जाना जाता है। कोई भी मॉलिक्यूल होता है तो हम उसका कार्बन 13 NMR निकाल सकते हैं और उसका H1 NMR निकाल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन उसके अंदर कितने हैं और उसके अंदर कार्बन 13 कितने टाइप्स के हैं। सो ये NMR हम फाइंड कर सकते हैं और इससे हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज हासिल कर सकते हैं। इवन इफ़ 2 हाइड्रोजन्स 2 प्रोटॉन्स, 2 हाइड्रोजन्स और 2 प्रोटॉन की एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 न्यूट्रॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन हैं। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, न्यूट्रॉन के केस में ऐसा हो सकता है कि एक की मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो और एक की मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, एट देन इस वाले की मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हो और इस वाले की इस डायरेक्शन में हो। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जब वो पेयर में होंगे तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड दोनों की अपोजिट होगी और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। सो इस तरीके से ये दोनों न्यूट्रल मैग्नेटिक फील्ड के कहलाएंगे और ये भी दोनों न्यूट्रल मैग्नेटिक फील्ड के कहलाएंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास 6 न्यूट्रॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं, सो ये सारे आपस में एक दूसरे के पेयर बना के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट करके न्यूट्रल हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास 4 न्यूट्रॉन्स हैं, 4 प्रोटॉन्स हैं, सो ये इस तरीके से अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके कैंसिल आउट कर देंगे। सो यहाँ पे भी आपके पास 2 न्यूट्रॉन्स थे और 2 प्रोटॉन्स थे, तो दोनों ने न्यूट्रल एक दूसरे को कर दिया।
4 प्रोटॉन्स का केस देखा, 6 प्रोटॉन का केस। इसी तरीके से आप कितने भी इवन 8 का भी देख सकते हैं, 10 का भी, सब में पेयर्स बनते हैं। और इवन नंबर जब भी होता है तो इवन के अंदर पेयर्स बन सकते हैं। नाउ द कंडीशन इज़ इवन एंड ऑड। तो 2 न्यूट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है। अगर 2 न्यूट्रॉन्स है तो ये 2 न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, अपना जो सिग्नल है, अपना जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है उसको ज़ीरो कर देंगे। ये जो 1 प्रोटॉन है ये आपके पास स्पिन दे सकता है। ये स्पिन जो है वो ऑब्वियसली 1/2 देगा अगर ये एक ही है। अगर ये एक से ज़्यादा होंगे इस टाइप के जो कि ऑड प्रोटॉन है और वो पेयर से बाहर जा रहे होंगे, पेयर से बाहर जाने का मीनिंग ये है कि एक शेल में एक प्रोटॉन लाई करता है, राइट। एक जगह पे एक प्रोटॉन है, फिर दूसरा प्रोटॉन जो है वो उसके साथ पेयर में दूसरा प्रोटॉन नहीं है। इसी तरीके से न्यूक्लियस में किसी और जगह पे एक प्रोटॉन अकेला रह गया तो उसकी फिर जो होगी स्पिन होगी वो इसके अंदर ऐड होगी। ओके, सो ऑड इवन का अगर केस ले लें तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन बच रहा है। एक न्यूट्रॉन तो अपनी पेयर बना के न्यूट्रल कर रहा है और एक न्यूट्रॉन बच रहा है। इस न्यूट्रॉन की फ्रैक्शन में आपके पास स्पिन हो सकती है। प्रोटॉनों ने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया क्योंकि वो इवन थे। तो इस तरीके से आपके पास कॉन्सेप्ट आता है कि इंटीग्रल स्पिन हमारे पास कैसे बचती है। अब ये देखें, एक प्रोटॉन है, 1/2, 3/2, 5/2, और इसी तरीके से ये न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रॉन ने अपने आप को कैंसिल कर दिया। ये आपके पास 2 न्यूट्रॉन्स थे, दोनों ने अपने आप को कैंसिल कर दिया। और ये जो थर्ड प्रोटॉन बचा, प्रोटॉन ने अपने आप की कोई स्पेसिफिक स्पिन होगी। अगर ऑड ऑड की कंडीशन देखें तो इस तरीके से दोनों अगर ऑड ऑड हैं तो एक एक हैं तो इसकी स्पिन अलग, इसकी स्पिन अलग, और दोनों की स्पिन क्या हो सकती है, 1/2, 1/2, एक की दोनों की स्पिन है तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। इसी तरीके से 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। यहाँ पे न्यूट्रॉन है तो दोनों में से एक एक पेयर बच रहा है 3, 3 के केस में। तो इन दोनों की स्पिन्स को से मिलाएंगे, आप ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट स्पिन आ जाएगी, इंटीग्रल स्पिन होगी वो, राइट। सो दीज आर दी सम केसेस इन विच वी फाइंड द रिजल्टेंट स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस, कि हमारे पास इस न्यूक्लियस की रिजल्टेंट स्पिन कैसे मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियस इनसाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में न्यूक्लियस की ओरिएंटेशन क्या क्या हो सकती हैं।